जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हम पास्ट पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे और आज हम पहुँचे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्टी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ब्यूटी। इनमें से कौन सा जो है वो राइटर है जिसको पोइट ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। मतलब कि जिसने हुस्न के ऊपर, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर और इश्क के ऊपर शायरी की है। तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा फेमस जुमला है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। और यंग एज में इसकी जो है वो डेथ हो गई थी जॉन कीट्स की। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन हैं जी, विलियम वर्ड्सवर्थ, इसको पोइट ऑफ नेचर बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और एक बहुत मशहूर जुमला है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जुमला है जी, राइट। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग जो है, इसको भी गालिबा नोबेल प्राइज़ मिला था जी। और ये जंगल बुक और वाइट मैन्स बर्डन, ये किताबें इन्होंने लिखी हैं। ओज़ेमेंडियाज़ आपने सुनी होगी, वो पी शेले ने लिखी है। पी शेले ने ओज़ेमेंडियाज़ एक पोइम है वो लिखी है। 2024 का जो नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला है वो साउथ कोरियन ऑथर हैं, फ़ीमेल, हैन कैंग। उनका नावल गालिबन वेजिटेरियन है, उसके ऊपर उनको मिला है जी, हैन कैंग को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, राइट। ओके, अगला सवाल हमारे पास है, इन मैथमेटिक्स अ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन दैट इमर्जेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट इज़ नॉट वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब वो ये कहता है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कि इमर्ज होता है जबकि हम सॉल्यूशन के प्रोसेस में होते हैं। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो सॉल्यूशन तब ही इमर्ज होता है, लेकिन जब आप उसे वापस उसी ओरिजिनल इक्वेशन में जाके पुट करेंगे तो वहाँ पे वैलिड नहीं होता। आपको बात की समझ आई? तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होता है। एक्सट्रेनियस मतलब एक्सटर्नली है ना, मतलब कि आप जब सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन को तब ही वो इमर्ज हुआ है, तब ही वो क्रिएट हुआ है वो सोल्यूशन। लेकिन जब आप उसी सोल्यूशन को वापस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो वो जवाब या उसको सेटिस्फाई नहीं करता ओरिजिनल इक्वेशन को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं ना, एक इक्वल के इस साइड भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, फर्जी तौर पे तो वो सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन वापस जाके जब पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसको हम एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बोलते हैं। आगे आ जाएं जी। अब हमारे पास सवाल है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ये जो पावर सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, ये हमने देखना है। तो इसमें बेसिकली कितने हैं जी हमारे पास, अगर 2 की पावर हम n करें, ये जो n होता है ना, n ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, 1 2 3। अब अगर हम ऐसे करें कि 2 की पावर 3 करें, 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2/2/2, 2 2 4 और 4 2 8, ये हमारे पास कितना जवाब आएगा जी, 8 इसका जवाब आएगा। ये फार्मूला है जी ये पावर सेट मालूम करने का जी। 2 की पावर आप क्या करते हैं जी, n कर दें, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। ठीक है, अब सपोज करेंगे हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब क्या जी, 2। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जी। लें जी, अब हम इसको देखते हैं जी पावर सेट को, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। अब पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, मतलब कि जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, पावर सेट क्या होता है, उनका कलेक्शन होता है। पावर सेट क्या होता है जी, कलेक्शन है तमाम पॉसिबल सबसेट्स का एक गिवन सेट में, राइट। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि ये हमारे पास है जी, हमारे पास पावर सेट है जी, इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें ए है, बी है और सी है। अब जब हमने इसका पावर सेट मालूम करना है, जब इसका पावर सेट मालूम करेंगे तो हमने क्या करना है, ए लिखना है जी, बी लिखना है, सी लिखना है, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए सी लिखें जी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, और इसके बाद बी सी में आएगा, ठीक है। और ये सेट इटसेल्फ, ठीक है, ए बी सी। कितने हो गए जी, 1 2 3 4 5 6 और 7,
और एक बजाते खुद जो होता है वो एम्प्टी सेट भी होता है। ठीक है, हमेशा स्टार्ट करते हैं जी एम्प्टी सेट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने हो गया जी, 2 की पावर 3 किया तो कितने हो गए, ये हमारे पास 8 आ गए। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 की पावर 3 किया तो ये 8 ही बनता है। यहाँ पे ही हमने 8 काउंट कर लिए। अंडरस्टैंड जी। और इसमें द एम्प्टी सेट इटसेल्फ एंड द सेट इटसेल्फ, जब भी हम पावर सेट मालूम करते हैं तो उसमें आपने एम्प्टी सेट डालना ही डालना है, और वो सेट बजाते खुद भी उसमें आएगा। राइट जी, ये चीज़ें आपने लाजमी इसमें अंडरस्टैंड करनी है। चलें, इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इफ़ अ सेट हैज़ एन एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल कंटेन 2 की पावर n। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखें, सेट ए है हमारे पास, सेट ए, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 1 और 2। अंडरस्टैंड। अब इसमें सब सेट्स कितने आएंगे जी, 2 की पावर, जब हमने 2 किया, n हमारे पास 2 की पावर n है ना एक्चुअली हमारे पास, तो इसको पुट करें तो 2 की पावर 2 होगा ना, तो इसको इज इक्वल क्या होगा, 2 को 2 के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 इसका आंसर आ गया। जब हमने इसके सेट लिखे तो सेट क्या होगा, पहले आ गया जनाब, सबसे पहले एम्प्टी सेट, देखें जी, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट आ गया। अंडरस्टैंड, उसके बाद 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 1 और 2, तो ये हमारे पास 4 हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये पावर सेट आ गया, एम टी 1 2 1 2। ठीक है, इधर से वापस नहीं आना, इधर से आगे जाना, 2 1 नहीं करना, 1 2 ही होगा। अब देखें जी, आपके पास सेट बी आ गया जी, ए बी सी, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट निकालें तो 2 की पावर 3 होगा ना, तो 2 की पावर 3, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4 और 4 2 8। अंडरस्टैंड जी, ये 8 ही खड़ा है आपके सामने। ठीक है, अब उसने क्या किया, सब सेट जब बनाए तो सबसे पहले एम टी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी। ठीक है, फिर ए बी सी, ये आपके पास खड़ा। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट जो होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो ज़ीरो होता है, लेकिन इसके जो एम्प्टी सेट होता है इसका सबसेट भी क्या होता है जी, इसका हमारे पास एक ही होता है। समझ आ गई बात की। सपोज़ करो कि हाँ, 2 की पावर 0 होगी जब, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है जी, तो एम्प्टी सेट का भी एक सबसेट होता है, एम्प्टी सेट का भी एक सबसेट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें 0 हैं। 2 की पावर n जब करना है हमने, तो यहाँ पे जब 0 आएगा तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आप इसको करके देख लें, मैथ का रूल है। लें जी, एम्प्टी सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई नहीं है, इसमें सबसेट 1 होता है इसका। ये x आ गया हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 है, और इसमें हमारे पास सबसेट कितने हैं जी, 2। अंडरस्टैंड, देखें ना, सपोज़ करें ये हमारे पास सेट था एक, ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट है, जब आप इनसे सब सेट लिखेंगे तो एक तो एम्प्टी सेट होता है ना, एक एम्प्टी सेट, और ये x बजाते खुद आ गया, 2 हो गए। ठीक है, अब ये एक्स वाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 हैं, तो 2 की पावर 2 कर दिया तो 4 हो गया। ये 3 है, 2 की पावर 3 कर दिया तो ये 8 हो गया। ये 4 हैं, 2 की पावर 4 कर दिया तो ये 16 हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलें जी, अगला सवाल हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आई वुड ट्राई टू हेल्प यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप कमेंट में लाजमी बताया करें कि सेशन कैसा चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको किस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियो चाहिए है, वट एवर यू वांट, आपने लाजमी बताना है जी। ठीक है, ओके, अगला सवाल हमारे पास है जी, हाउ मैनी सबसेट्स डज एन एम्प्टी सबसेट हैव। एक जो एम्प्टी सेट होता है उसमें कितने सबसेट्स होते हैं, तो एम्प्टी सेट हैज़ 1 सबसेट, जैसे हमने कर लिया। ठीक है जी, 2 की पावर 0 करोगे ना तो इसका जवाब 1 ही आता है जी। अंडरस्टैंड, ये हमने पीछे सॉल्व करके देख लिया। अब इसमें मज़ीद देखें, वो पीछे हमने सॉल्व किया और ये सवाल आगे आ गया, ये बड़ी कॉमन सी बात थी यहाँ पे। ओके, व्हेन अ ट्राइंगल हैज़ 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, या 2 इक्वल साइड्स, वो कहता है जब ट्राइंगल की 2 इक्वल साइड्स हों तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है, 2 इक्वल साइड्स हों तो आइसोस्केल होता है जी उस ट्राइंगल का नाम। जब 2 साइड्स इक्वल हों तो आइसोस्केल उस ट्राइंगल का नाम होता है जी। हम मज़ीद देख लेते हैं, इसको खोल के देखते हैं जी। लें जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आ गई हैं जी। अब जो स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं जी,
डिफरेंट होती हैं। ये हमारे पास क्या होती है जी, सपोज करें ये स्केलन ट्राइंगल है, कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं होती, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, स्केलन ट्राइंगल है। ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, नो साइड और एंगल इज इक्वल। तो अ ट्राइंगल विच हैज़ नो इक्वल साइड या विच इन विच ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, तो वो हमारे पास स्केलन ट्राइंगल होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर 7 या 9 है, तो ये स्केलन ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। अब जिसमें हमारे पास दो साइड्स बराबर थी वो आइसोस्केल थी। क्या थी जी, आइसोस्केल। अब आइसोस्केल ट्राइंगल क्या है जी, दो साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, ठीक है जी। अब ये 5 5 की दो साइड्स आ गई हैं, अंडरस्टैंड। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है जी। इसमें तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, इसमें तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। सपोज करें 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल, तो इनको प्लस करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180। तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है जी, 180। और जो हमारे पास सर्कल होता है उसमें कितने एंगल्स होते हैं, 360। ये बात आपने याद रखनी है लाजमी, ठीक है जी। इसमें देखें ये 6 सेंटीमीटर की, सपोज़ वो करता है कि एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 6 है, दूसरी भी 6 है, तीसरी भी 6 है, तो कौन सी ट्राइंगल है, डेफिनेटली इक्विलेटर है। अगर आपको कहे कि एक साइड 6 है, दूसरी भी 6 है, लेकिन तीसरी जो है वो 8 है, तो ये आइसोस्केल है। फिर कहता है कि एक साइड 2 है, अगली 3 है और अगली 5 है, तो ये हमारे पास स्केलन ट्राइंगल होगी, मतलब कि कोई भी साइड बराबर नहीं है। किसी भी तरह से सवाल पूछ सकता है जी। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल आ गई जी। राइट ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 का लाजमी होता है, ठीक है जी। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं जी। हाइपोटेनस क्या होता है जी, जो 90 के एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है जी। इसमें एंगल जो है वो एक 90 का है, ठीक हो गया, और एक 30 का और एक 60 का। अब इनको जमा करें तो ये सारे के सारे क्या बनते हैं जी, 180 बनते हैं, अंडरस्टैंड। ये कितने बनते हैं जी, 180 बनता है जी टोटल एंगल आपकी ट्राई एंगल के अंदर, ठीक है। तो राइट ट्राई एंगल के अंदर जो एंगल्स की सीक्वेंस है वो ये होगी, 90 30 60, 90 60 30, वट एवर यू से, ओके। अब राइट ट्राइंगल की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे हम पैथागोरियन थ्योरम लाजमी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, और राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है जी, ये हाइपोटेनस है जी, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ, सम का मतलब क्या है जी, सम ऑफ, ये सम है जी, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया, इनका सम, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी फॉलो होगी, ये फार्मूला बन गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपके पास आपका फार्मूला आ गया पूरा। अब ये फार्मूला है जी, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सी हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस, ठीक है जी। सपोज करें ये हाइपोटेनस है, ये लंबी लंबी साइड है, सबसे ज़्यादा लंबी साइड है, ठीक है जी। ये बेस है आपके पास और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह से ड्रा करूँ, ठीक है, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस होता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको यूं कर लें कि ये सी, ये ए है और ये बी है, राइट जी। चलें आगे चलते हैं, हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जांपल है जी, एग्जांपल सवाल पूछता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बेस 6 यूनिट्स है, परपेंडिकुलर 8 यूनिट्स है, उसका हाइपोटेनस मालूम करें। तो हाइपोटेनस मालूम करने का तरीका क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब सी स्क्वायर ऐसे ही रहा हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, 6 का स्क्वायर ले लें और 8 का स्क्वायर ले लें आप, ठीक है। ये 6 6 36 हो जाएगा और ये प्लस 64 हो जाएगा, ऐसे ही है। 36 और 64 हमारे पास कितना हो जाएगा जी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया तो अब आप क्या करें जनाब, इधर आप ये ले लें, इधर भी ये ले लें, ठीक है। ये इधर से कट गया और ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 10 खड़ा है जी आपके पास, ये जवाब है, ठीक है। इसका हाइपोटेनस क्या है जी, 10 यूनिट्स है,
अंडरस्टैंड। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व जी। इन राइट एंगल ट्राइंगल बेस 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, इसका हाइपोटेनस निकाल लें जी। ये हमारे पास फार्मूला था जी। ये हमारे पास बेस आ गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये आगे चल के 9 हो गया, ये आगे चल के 16 हो गया। ठीक है, अब इसको हमने किया प्लस तो ये हो गया 25। ठीक है, अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इधर स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये इससे कट गया और ये हमारे पास राइट वो बन गया, इसका राइट स्क्वायर रूट बन गया जी 5 का। ठीक है जी, ये 5 जवाब आ गया हमारे पास। आगे दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, अ लेडर इज़ 13 फीट लॉन्ग, 13 फुट लंबी है जी ये सीढ़ी, जो जिसकी हाइट बनती है 12 फीट। हाउ फार इज़ द बेस, उसकी बेस दीवार से कितनी दूर होगी। ठीक है जी, सपोज़ करेंगे दीवार लगी हुई थी, ये दीवार थी जी हमारे पास। ठीक है, और ये हमने सीढ़ी लगाई हुई थी। ठीक है, ये हमने लगाई हुई थी सीढ़ी। ठीक है, वो कहता है कि जनाब इतनी लंबी है और इतनी ऊंची है, ये उसने बता दिया 13 और 12। और वो कहता है कि इनके दरमियान ये डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है बेस और इसके दरमियान। ठीक है जी, अब हमने सिंपल क्या करना है जी, हमने हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगा देना है। ये हमने हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगाया। आपने क्या करना है, 13 जो है आपके पास हाइपोटेनस है, 12 आपके पास उसकी क्या है जी परपेंडिकुलर है, और बेस जो है, अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला जैसे ही आपने लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी की जगह पे आप 13 का स्क्वायर लगा दें, ए की जगह पे आप 12 का स्क्वायर लगा दें, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है जी 169। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -144 इज़ इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना, 12 स्क्वायर होता है 144, तो ये पीछे बचता है 25। ठीक है, इधर हमारे पास बी का स्क्वायर था, तो इसको जब हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये बन गया 5, तो इसका जवाब है जी 5 हमारे पास। अंडरस्टैंड। अब आपको ये पैथागोरस थ्योरम लगाना आ गया। इस एग्जाम्पल को आपने खुद सॉल्व करना है, इस एग्जाम्पल को भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, राइट जी। चले, अब हम थोड़े से एंगल्स को भी पढ़ लेते हैं। कभी कभार कमीशन एंगल्स पे भी पूछ लेता है कि ये कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है, राइट। तो एक हमारे पास है जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से कम होता है। ये 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, राइट। ये हमारे पास एक्यूट एंगल होता है, राइट जी। तो जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें हमारे पास देखें, एक तो राइट एंगल है और 2 एक्यूट एंगल हैं, क्योंकि एक होता है 60 का और एक होता है 30 का। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास फिर भी ये दोनों एक्यूट ही होंगे, क्योंकि देखो बात दूसरा 90 का नहीं हो सकता। फिर राइट एंगल है, राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 180 से छोटा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सारा का सारा 180 का होगा। ठीक है, अब आपने इसको याद कैसे करना है, ये है ना अरोज, ये क्या बन रहा है अरोज, ये ए है अरोज। ठीक है जी, ए से एक्यूट जो 90 से छोटा, राइट 90, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा, 180 से छोटा, स्ट्रेट 180 हो गया पूरा का पूरा। अंडरस्टैंड जी। आगे एक बचता है जी रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब आगे एक फुल एंगल या कंप्लीट एंगल है, वो 360 का होता है। अंडरस्टैंड। अब आपको एंगल्स का भी पता चल गया यहाँ से, राइट जी। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल है जी, ये हो गया। अब देखें ये सवाल आपको बड़े अच्छे से आ गया। अब व्हेन अ ट्रायंगल हैज़ 2 congruent साइड्स इट इज़ कॉल्ड आइसोस्केल। इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल, स्केलन के अंदर नो साइड इक्वल। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है इज़ इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन अ डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन डेटा। इसको हम मीन बोलते हैं, मोड बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ये होता है जी मीन। मीन का मतलब ये होता है कि सारी वैल्यूज़ का सम कर लें, सारी वैल्यूज़ का सम कर लें, उनको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब ये सारी सपोज करें ये वैल्यूज़ थी, ठीक है, इनको जमा किया। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से इनको डिवाइड करते हैं, तो कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, 3 से इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय ये 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा मीन आपका। क्या निकलेगा जी मीन। और एवरेज भी यही होती है ना कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से उनको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये एवरेज भी होती है, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद खोलते हैं जी।
स्टे विद मी, इंशाल्लाह क्वालिटी नोट्स भी आपको मिलेंगे. द मीन इज़ द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल वैल्यूज़. सब वैल्यूज़ को ऐड कर दो और उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज से डिवाइड कर दो. एग्जांपल देता हूँ जी. 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6. ठीक है, अब इनको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 और 4. ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा जी, एवरेज आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा. आगे देखें जी, ये फार्मूला आ गया जी. सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सपोज करें ये वैल्यूज़ थी 1 3 4 6 10 22. अब इन सब को करेंगे जमा, ये यहाँ पे आ जाएंगी. ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6. 6 से डिवाइड कर दिया. अब एग्जाम्पल देखें, इनका जी मीन निकालना है जी. इन सब को जमा करें, 4 जमा 8 जमा 6 जमा 10 जमा 12 और डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़. तो 5 है ना, तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये जवाब आ गया आपके पास. आपने कोशिश करनी है कि ख़ुद ही आपने मीन एक और दो वैल्यूज़ का भी आपने ख़ुद मालूम करना है. ठीक है, अब आ गया मीडियन. मीडियन क्या होता है जी, मीडियन होता है जी बिल्कुल जो मिडल में वैल्यू आ जाए ना, जो बीच में बिल्कुल दरमियान में वैल्यू आ जाए, वो हमारे पास क्या होती है जी, वो मीडियन होती है. सपोज करें ये, अब देखें बिल्कुल दरमियान में कौन सी वैल्यू है, इधर भी दो हैं, इधर भी दो, दरमियान में ये आ गया, तो ये हमारे पास क्या है जी, मीडियन है. अंडरस्टैंड द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. शर्त ये है कि डाटे को सबसे पहले आपने अरेंज करना है 1 2 3 4 5 इस तरह से. ठीक है, या 2 4 5 6 7 8 जिस तरह भी, तो ये ऑर्डर के अंदर अरेंज होगा. फिर उनमें जो दरमियान में वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसको हम मीडियन बोलते हैं. ठीक है, अब सपोज करें वैल्यू इस तरह से जुड़ी हुई है, 2 1 3 8 और 5. अब यहाँ से आपने नहीं कह देना कि ये वाली मीडियन है, नहीं, बल्कि आपने इसको पहले अरेंज करना है, 1 2 3 5 और 8. अब ये वाला 3 जो है ये मिडल वैल्यू होगी. अंडरस्टैंड. अगर वो कहता है कि अगर तो ये जो नंबर दिए हुए हैं अगर तो ये ओड हैं, क्या ओड मतलब कि 3 हैं, अगर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं ना 1 2 3, तो ये दरमियान वाला क्या होगा, मीडियन होगा. ठीक है, या अब देखें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 3 8 9 और 10, कितनी है जी, तो ये वाला दरमियान में आता है, इधर भी दो हैं इधर भी दो, ये बिल्कुल दरमियान में आया, तो ये मीडियन है. ठीक है, अब समटाइम्स ऐसे भी तो हो सकता है ना, 2 4 6 और 8. अब 4 हैं, अब दरमियान में तो कोई वैल्यू है ही नहीं. अब मीडियन कैसे ढूंढेंगे, अब क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है डिवाइडेड बाय 2. ठीक है जी, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जनाब 5 जो है वो मीडियन होगा. ठीक है जी, जब इवन नंबर आ जाएं तो बीच वाला नंबर मीडियन हमने फाइंड करना है उन दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इनके अंदर तो आपको साफ पता चल रहा है, इनको सबसे पहले अरेंज करें, 1 3 5 7 9. ठीक है, तो आपके पास जो मीडियन आता है वो 5 ही बनता है. ठीक है, जब इधर देखें 4 8 10, तो इसको सबसे पहले अरेंज करें, 4 6 8 और 10. अब दरमियान वाली ये वैल्यूज़ हैं 6 और 8, इनको करें प्लस और 2 से डिवाइड करें, तो 7 आपके पास क्या होगा, मीडियन होगा. अंडरस्टैंड जी. अब आपके पास मोड आ गया. मोड हम किसे बोलते हैं, मोड वो होता है जो बार बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, मोस्ट जो रिपीट होती है वैल्यू उसको हम मोड बोलते हैं. जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आती है वैल्यू वो क्या होता है, मोड होता है. देखें 1 3 4 6 3 8 7 3. अब कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है सबसे ज़्यादा, 1 2 3, 3 जो है 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये हमारे पास मोड होगा. 3 हमारे पास क्या है जी, मोड होगा. अंडरस्टैंड जी. बिल्कुल इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें, 1 4 8 9 4 6 5, क्या है जी, मोड क्या है, ये वाला, ये 4 एक दफ़ा आया फिर 2 दफ़ा आया, सबसे ज़्यादा बार ये 4 आया, तो ये हमारे पास क्या है जी, मोड है. समझ आ गई बात की. ये एग्जांपल्स हैं आपके पास. अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. बिल्कुल. अगला सवाल देखते हैं जी हम. अगला सवाल हमारे पास है कि वो क्या चीज़ होती है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट होता है, राइट. इसके एक साइड पे हमारे पास इंटरवल आ जाता है, एक साइड पे क्या होता है जी, ये इंटरवल है एक्स एक्सिस पे,
और राइट एक्सिस के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है जी। ये सपोज कर लें हाइट आ गई और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आती है इस साइड पे कि कितनी दफ़ा ये इवेंट हुआ है। इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं जी, हिस्टोग्राम। अंडरस्टैंड। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल्स हुज विथ रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल्स एंड हुज एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू कोरस्पेंडिंग फ्रीक्वेंसीज। समझ आ गई? हुज एरियाज आर, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज करें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है, इधर सारी इसकी क्या होगी, ये हाइट होगी, सपोज कर लें हाइट होगी, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इस साइड पे, ये हिस्टोग्राम होता है। अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का अगर आपने इंटरनल डायमीटर मालूम करना हो तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर जो है वो बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसमें मजीद डेप्थ में सवाल जा ही नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि क्योंकि इसमें मजीद क्या पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल है क्रूड ऑयल इज हीटेड इन फर्नेस अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है जी, क्रूड ऑयल को। तो यहाँ तक आपका लेक्चर मुकम्मल हुआ। कोशिश करें इसको आप रिवाइज करें, पढ़ें, और इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बेटर। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।